जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसे हम देख रहे हैं बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो आज का वो तो देख ही रहा है, क्या देखेंगे आप? डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए के अंदर डबल हेलिकल मॉडल। देखो, जिनको बायोलॉजी याद नहीं हो रही थी उनको याद होने लग गई है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पढ़ते जाओ और जितना पढ़ा दिया उनको डेली छोटे छोटे तो लेक्चर आते हैं हमारे, तो देखो और सीखो, याद होगा सब, है ना। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, हेलिक्स ऑफ मॉडल का डबल हेलिकल मॉडल दिया किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। बट उससे पहले हमने अभी क्या पढ़ लिया? पिछले लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा? लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा। न्यूक्लिक एसिड के बारे में क्या क्या पढ़ लिया? न्यूक्लिक एसिड किन किन से मिलकर बनता है, कौन कौन से घटक थे बताओ? नाइट्रोजन क्षार, फॉस्फेट वो पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, इन तीन से मिलकर बनता है। फिर हमने उनके प्रॉपर्टीज बता दी, उन्होंने दो टर्म देखी थी, कौन कौन सी देखी थी? न्यूक्लियोटाइड और एक न्यूक्लियोसाइड देखी थी ना, ये दो टर्म देख ली थी। अब टाइड में तो क्या होता है? नाइट्रिक तीन मेंबर आएंगे, कौन कौन से? नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। और साइड में कौन कौन से होंगे? नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा। और इसके अलावा हमने डीएनए के बारे में देखा कि डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसका पूरा नाम होता है। ये कैसे, इसकी लंबाई को कैसे देखते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स की बेस पेयरिंग के आधार पर देखते हैं। हमारे एनसीईआरटी में 4 ऐसे जीव दे रखे हैं जिनके बेस पेयर के बारे में हमें पूछ रखा है कि इनके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें देख ली हमने। कितने प्रकार के डीएनए होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, गोलाकार और लीनियर, रेखीय हो सकता है। और उनमें भी हमने 2 अलग अलग कंडीशन देखी कि अगर गोलाकार है तो सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंड वाला है। अगर रेखीय है, लीनियर है, तो उसमें हमने क्या देखा कि सिंगल स्टैंड वाला है या डबल स्टैंड वाला है। ये सब हमने पढ़ लिया अभी तक। और अब हम चालू कर रहे हैं डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, डीएनए का द्विरज्जुकीय मॉडल। उसके अंदर देखो, हमने जब डीएनए की डबल हेलिकल मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने दी, उससे पहले 2 ऐसे छोटे छोटे काम हुए, ऐसी खोज हुई जिनसे डीएनए की वॉटसन और क्रिक को ना ये बताने में सहायता हुई कि डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है वो कैसे काम करता है और कैसे एक डबल हेलिकल मॉडल है डीएनए के अंदर, डबल हेलिकल मॉडल कैसे फॉलो हो रहा है। इस चीज़ के लिए पहले हमें 2 ऐसे खोज हुई जिनके बारे में हमें पता चला कि हाँ डीएनए इनसे मिलकर बना है, थोड़ी सहायता की वॉटसन एंड क्रिक की इन दोनों मॉडल में ये सिद्धांत देने में। देखो पहला था एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी। कौन सा? एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी, ये एक मॉडल था। मॉडल क्या, एक थ्योरी थी। तो इस थ्योरी के अंदर 2 साइंटिस्टों ने काम किया, विल्किंसन और फ्रेडरिक मैक्सवेल ने। इन्होंने विल्किंसन और फ्रेडरिक मैक्सवेल ने काम किया। तो इनमें इन्होंने ये बताया कि जो डीएनए होता है, क्या ये जो डीएनए होता है, ये जो डीएनए होता है डबल हेलिकल, इनके अंदर जैसे यहाँ एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन ये है, तो इन्होंने ये बताया कि इन 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच की जो दूरी है ये कितनी होती है? 0.34। बताओ, क्या ये बताया था क्या? अरे क्या बताया कि इन 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की, सॉरी, जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजन क्षार है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम में देखेंगे तो इतनी होगी, और नैनोमीटर में देखेंगे तो 3.4 नैनोमीटर होगी, ये बताया, ठीक है। तो हम बोलेंगे एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी की खोज, मतलब इस पे काम किसने किया? विल्किंसन ने और फ्रेडरिक मैक्सवेल ने काम किया था, ठीक है। और इनसे इस जो मॉडल दिया, ये जो सिद्धांत थ्योरी दी, इससे पता क्या चला? मेन की पॉइंट याद रखो। देखो उसके अराउंड कोई क्वेश्चन बनने वाला है नहीं, क्योंकि तुम कर रहे हो कंपटीशन की तैयारी। एक जेट में इनमें 4 ऑप्शन आएंगे, एक क्लिक करना है, नीट में, सभी में, ठीक है। तो इनमें ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन में तुम्हें कोई थ्योरी पूछने
पूछने वाला नहीं है, तुम्हें सीधा क्वेश्चन पे आएंगे तो क्वेश्चन बोलेंगे इसने क्या बताया, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी जो सिद्धांत जो थ्योरी दी उसके अंदर बताया क्या, तो बताया कि एक्सरे क्रिस्टोग्राफी जो थ्योरी थी इसके अंदर ये बताया कि डीएनए के एक अंतराल, डीएनए के अंदर दो नाइट्रोजन क्षारों के बीच के जो अंतराल होता है, इनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम की अंतराल पर रिपीटेशन हो सकता है और होता है। मतलब एडेनिन थाइमिन वापस यहाँ से एडेनिन थाइमिन आ सकता है, और दो नाइट्रोजन बीच की दूरी कितनी है 3.4 एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर में देखेंगे तो कितनी होगी 0.34 नैनोमीटर। ये बता दिया। अब देखो ये जो मॉडल दिया डीएनए का, ये कोई निश्चित मॉडल नहीं था। अब इस एक सिद्धांत के आधार पर या एक कोई थ्योरी देती है, इसके बेसिस पे तो हम बता नहीं सकते कि डीएनए डबल हेलिकल होता है और डीएनए ही हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। इनके लिए तो खोजें होनी बाकी थी सब। तो दूसरा इन्होंने ये बता दिया, इनका काम खत्म यहीं तक, ठीक है। दूसरा आए साइंटिस्ट इरविन चारबाग, इरविन चारबाग, ठीक है। इसको शॉर्ट में ये भी बोलते हैं चारबाग रूल। क्या बोलते हैं चारबाग। अब ये जो होते हैं थोड़ा बहुत अगर तुमने पढ़ा होगा कहीं, तो ये बताते हैं कि तो इरविन चारबाग का जो रूल है उसके अंदर हमें जनरली नाइट्रोजनी क्षार, क्या जो नाइट्रोजनी क्षार है, नाइट्रोजनी बेसिस होते हैं, इनके बारे में बताया था। क्या बताया था इनके बारे में कि इनके मध्य ये कैसे जुड़ते हैं, कौन से बंध बनते हैं, इनके बारे में किन्होंने बताया, इरविन चारबाग ने। तो क्षार संगठन का अध्ययन किया था। मैं क्या बोलेंगे, इरविन चारबाग ने क्या क्षार संगठन का अध्ययन किया, क्षार के बारे में जो बेसिस थे उनके बारे में बताया कि कितने बंध बनते हैं, डबल हेलिकल मॉडल जो है उसके अंदर ये कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, ये सब कुछ बताया। तो देखो अब टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनी क्षार है, वैसे तो कितने हैं 5 है। कौन कौन से, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब मैंने आपको डीएनए में बताया था और आरएनए में कितने होते हैं, 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। कितने थे होते हैं 4। अब देखो डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, ये 4 होते हैं। तो जो सर चारबाग, इरविन चारबाग जो रूल दिया चारबाग सर ने, उन्होंने बताया कि एडेनिन और जो थाइमिन होता है, ये दो नाइट्रोजनी क्षार जो है आपस में इन दो हाइड्रोजन बंधों के द्वारा, इनके द्वारा हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये एडेनिन और थाइमिन है, ये डीएनए की एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना है, ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ के तो बनाइए ना संरचना। न्यूक्लियोटाइड्स किससे जुड़ते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ के एक एक डीएनए के स्ट्रक्चर बनाने, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि ये जो डीएनए की जो संरचना है, क्या ये जो डीएनए की संरचना है ये आपस में जुड़ी कैसे है। इस वाले स्टैंड पे यहाँ थाइमिन है अंदर की तरफ, और इस तरफ अंदर की तरफ एडेनिन है। तो ये जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं ये आपस में क्या बनाते हैं, 2 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, 2 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ये किन्होंने बताया, इरविन चारबाग रूल के अंदर ही बताया गया। दूसरी बात ये बताई गई कि इसके अंदर जो गुआनिन और जो साइटोसिन होती है, ये कितने बंधों के द्वारा जुड़ा होता है। यहाँ से हमें दिख नहीं रहा हो, देखो इसको ऊपर लिख देते हैं। गुआनिन और जो साइटोसिन होता है ये आपस में 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। आगे यहाँ तक समझ। तो अभी तक डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल हमें पढ़ना है। उससे पहले 3 साइंटिस्ट आए, कितने 3 साइंटिस्ट आए ना। अरे एक्स-रे क्रिस्टोग्राफी किन्होंने दी, एक तो कौन थे, विल्किंसन, और दूसरे फ्रेडरिक मैस्टर ने। हिंदी में लिख लो, इन्होंने दी। तो 2 साइंटिस्ट तो मिलकर उन्होंने 2 साइंटिस्टों ने मिलकर क्या थ्योरी दी, एक्स-रे क्रिस्टोग्राफी थ्योरी। उसके अंदर क्या बताया कि 2 नाइट्रोजन क्षार डीएनए के अंदर 2 नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं, सॉरी क्या 2 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, उनके बीच की दूरी कितनी होती है,
1.4 एंगस्ट्रॉम होती है। दूसरा इरविन चारगाफ सर, इन्होंने इरविन चारगाफ रूल दिया। चारगाफ रूल में क्या बताया कि जो एडेनिन और जो थायमिन होता है ये आपस में 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ा होता है, और ग्वानिन और जो साइटोसिन है ये कितने बंधों के द्वारा जुड़े थे? 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब देखो इन दोनों परीक्षणों के आधार पर, इन दोनों जो थ्योरी दिए गए, इन दोनों को देखकर जो ये थे हमारे कौन, वॉटसन और क्रिक, जेमसन वॉटसन नाम था और एक का नाम था फ्रैंकलिन क्रिक, ठीक है। तो इन्होंने, वॉटसन और क्रिक ने इनके बेसिस पे डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल को फर्स्ट टाइम बताया कि कैसे डीएनए का, जो डीएनए की जो अलग अलग 2 न्यूक्लियोटाइडों की जो संरचना होती है वो आपस में कैसे जुड़ी हुई होती है, ठीक है। एक बार इतना नोट कर लो, ये बाय इसके अंदर डबल हेलिकल मॉडल के अंदर 2 थ्योरी, ठीक है। कर लिया नोट। अब देखते हैं हम कि जो वॉटसन और क्रिक है उन्होंने डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल में क्या क्या बताया। अब जहां कुछ समझ में नहीं आया कमेंट कर देना, अगले लेक्चर में हम उसको सबसे पहले आपको बता दें, ठीक है। अब हम देखते हैं वॉटसन क्रिक मॉडल, वॉटसन एंड क्रिक इन्होंने क्या बताया। वॉटसन और क्रिक ने 1953 के अंदर डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया, ठीक है। और इस मॉडल के लिए इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है, नोबेल प्राइज मिला इनको। अब ये जो थे वॉटसन और क्रिक, 2 अलग अलग साइंटिस्ट है, वॉटसन अलग है और क्रिक अलग है। ये दोनों साइंटिस्टों ने 1953 में काम किया डबल हेलिकल मॉडल पे, और इनको इस काम किया होगा, इसमें तो अच्छी काम किया, नोबेल प्राइज भी मिला। और इन्होंने किस डीएनए पे काम किया? अब देखो, अब मैंने आपको टाइप ऑफ डीएनए बताया जिसके अंदर हमने संरचना के आधार पर देखा कि डबल स्टैंड, एक स्टैंड के आधार पर, संरचना के आधार पर कि कैसे रहता है नेचर के अंदर, जैसे लीनियर या सर्कुलर, ऐसे देख लिया। दूसरा क्या देखा था कि डबल स्टैंड में है या सिंगल स्टैंड। अब उसके अलावा क्या होता है डीएनए के अंदर, हम ये देखते हैं कि डीएनए की फॉर्म्स अलग अलग फॉर्म्स में रहता है डीएनए, जैसे डीएनए की ए फॉर्म, बी फॉर्म, सी फॉर्म, डी फॉर्म और एक होती है जेड फॉर्म। ये तुम्हारे लिए थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, बाकी थोड़ा सा देख लो। देखो ए डीएनए, बी प्रकार का डीएनए, सी, डी और जे, ठीक है। ये 4 डीएनए की फॉर्म्स होती है जिनके अंदर, अब कैसे पता चलेगा कि ए डीएनए है, बी डीएनए है, सी डीएनए है? देखो ये जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल था, ठीक है, इसके अंदर इस एक हेलिकल के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? कितने बेस पेयर होंगे? बेस पेयर का मतलब समझते हो ना तुम? ऐसे ये एक पेयर हो गया, गुआनिन साइटोसिन ये दूसरा पेयर हो गया, अब दूसरा क्या आएगा थायमिन एडेनिन, ये तीसरा पेयर हो गया। ऐसे जो पेयर होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे इसके अंदर होते हैं 10, जिसके अंदर 10 बेस पेयर होते हैं ना। इस डीएनए पर, ऐसा जो डीएनए था उस पर काम किया था वॉटसन और क्रिक ने। इतना समझ में आ गया ना कि इस एक जो हेलिकल है इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक जितने बेस पेयर होंगे उतने बेस पेयर के आधार पर हम देखेंगे कि ये डीएनए की ए फॉर्म है, ये बी फॉर्म है, ये सी फॉर्म है, ये डी फॉर्म है और ये जेड फॉर्म है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो डबल हेलिकल मॉडल इन्होंने जिस पर काम किया था उस डीएनए के अंदर 10 बेस पेयर थे, तो हमें पता लगाना है कि इनमें से वो कौन सी फॉर्म थी जिस पर काम किया था। तो देखो इसके अंदर बी प्रकार का जो डीएनए था इसके अंदर होते हैं 8 बेस पेयर, मतलब इस एक हेलिकल के अंदर 10 ना होकर कितने होते हैं? 8, मतलब बी प्रकार का नहीं था। इसके अंदर होते हैं 9 बेस पेयर, कितने? 9 बेस पेयर। इसमें होते हैं 11 बेस पेयर, कितने? 11, और इसमें होते हैं 12 बेस पेयर। मतलब इसके इस हेलिकल के अंदर, इसके अंदर तो कितने होते हैं? 11 होते हैं ऐसे बेस पेयर। इसके अंदर सी प्रकार के अंदर ऐसे 9 होते हैं,
डी प्रकार का जो होगा उसके अंदर ऐसे कितने होंगे, 8 होंगे, और जेड प्रकार का जो डीएनए होगा उसके अंदर एक हेलिकल की जो एक जो सर्कल है इसके अंदर कितने होंगे, कितने बेस पेयर होंगे, 12 बेस पेयर होंगे। ठीक है, तो इनमें से किसी कोई सा ही नहीं आया। अब बचा कौन सा, समझ गए होंगे इतना तो, कौन सा, बी प्रकार, इसके अंदर कितने बेस पेयर थे, 10 बेस पेयर थे। आ गया समझ में? तो अब मैं पूछूं तुम्हें कि वॉटसन और क्रिक ने क्या, वॉटसन और क्रिक ने किस डीएनए पे काम किया था, किस पे काम किया था, बी डीएनए पे काम किया था। आ गया समझ में? किस डीएनए पे काम किया था, बी डीएनए पे काम किया था। एक बार इसको नोट कर लो। देख लिया? इसके अलावा देखो, अब जो वॉटसन और क्रिक सर थे इन्होंने डीएनए के बारे में और क्या क्या बताया। देखो, इनके अनुसार डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड होते हैं, पहला स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड। इनके अनुसार डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड होते हैं। अतः 2 स्ट्रैंड होने की वजह से इन्होंने क्या बोल दिया, 2 अलग अलग डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई संरचना है और 2 स्ट्रैंड मिलकर एक डीएनए का फॉर्म बनाते हैं। इसलिए इन्होंने इस डीएनए को एक ड्यूप्लेक्स अणु बोल दिया। ड्यूप्लेक्स का मतलब द्विरज्जुकीय अणु, द्विरज्जु, 2 रज्जु है अलग अलग, इसलिए 2 रज्जु मिलकर एक डीएनए बना रहे हैं, इसलिए इन्होंने बोल दिया कि डीएनए एक ड्यूप्लेक्स अणु है, अर्थात द्विरज्जुकीय अणु है। ठीक है, ड्यूप्लेक्स मॉलिक्यूल। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये लाइन तुम लिख भी सकते हो कि इनके अनुसार, इनके अनुसार वॉटसन और क्रिक सर के अनुसार डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड होते हैं, अतः डीएनए को ड्यूप्लेक्स मॉलिक्यूल बोलते हैं। इंग्लिश में लिखो तो, और हिंदी में लिखो तो बोल सकते हो द्विरज्जुकीय अणु, अर्थात 2 रज्जुओं वाला या 2 सिरों वाला क्या, डीएनए मॉलिक्यूल। ये किनसे मिलकर बना होता है बताइए? ऑब्वियसली किसने मिलकर बनाया है, न्यूक्लियोटाइड से। किनसे, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से घटक आते हैं, कौन कौन से आते हैं? एक तो नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, वो सब मिलकर आपस में संरचना बनाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। और आपस में न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़े हुए होते हैं, किससे जुड़े हुए होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। ठीक है, लिख लिया? अब देखते हैं हम कि जो वॉटसन और क्रिक सर थे इन्होंने डीएनए के बारे में क्या क्या बताया, इन्होंने क्या क्या देखा। द्विवर्णीय डीएनए की संरचना में इन्होंने मुख्य रूप से कुछ ये चीजें देखी कि जो डीएनए होता है, देखो हम संरचना देखते हैं, संरचना के आधार पर हम पूरा देख लेंगे संरचना के अंदर, और तुम उसको नोट कर लेना फिर। देखो आ रहा दिख रहा है? अब हम इसमें यहाँ देखते हैं, मेन देखो यहाँ है पेंटोज शुगर, दिख रहा है? देखो यहाँ है पेंटोज शुगर, इसको हम शुगर एस से लिख लेते हैं। ये क्या है, शुगर, और यहाँ होता है फॉस्फेट। शुगर का एस ले लिया, फॉस्फेट ऐसे होता है, ऐसे ही ये क्या होता है, शुगर, और यहाँ जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि डीएनए की बैकबोन, क्या डीएनए की बैकबोन कौन बनाता है बताओ, शर्करा और फॉस्फेट। ये डीएनए की क्या बनाते हैं, बैकबोन बनाते हैं, आधार बनाते हैं। एक डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है उसका एक आधार बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो डीएनए, ये जो है क्या, ये जो डीएनए है, अब ये आपस में इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजनी क्षार है, नाइट्रोजनी क्षार। मान लो यहाँ एडेनिन है, यहाँ थायमिन है। अब ये यहाँ कितने बंधों से जुड़ेंगे, 2 बंध, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रोजन बंध, ये बोलेंगे, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे यहाँ पे। अब ये जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं ये एक्चुअल में डीएनए को बांध के रखने का काम कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो हम बोलते हैं 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है डीएनए। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली मतलब एक से अधिक, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइडों का समूह है, मतलब एक से अधिक न्यूक्लियोटाइडों का समूह है मिलकर एक डीएनए की संरचना बनाता है। एक रज्जु के अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, दूसरे के अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। अरे देखो ऐसा है, ये कोई एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो संरचनाएं थी
पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ के एक डीएनए स्ट्रैंड बना लिया, फिर उन्होंने एक दूसरा स्ट्रैंड बनाया ऐसे, ठीक है, बन गया। इसके अंदर हम बोलते हैं कि इसके अंदर ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, इसके यहाँ तो शुगर होती है, यहाँ फॉस्फेट, यहाँ शुगर, यहाँ फॉस्फेट, यहाँ शुगर, यहाँ फॉस्फेट, यहाँ शुगर, यहाँ फॉस्फेट, और अंदर की तरफ होते हैं नाइट्रोजन बेस। क्या? नाइट्रोजन बेस होते हैं। अब ये क्या होते हैं आपस में राइट हैंडेड, कैसे? राइट हैंडेड, मतलब राइट हैंडेड ही बोलता है ना, कैसे? राइट हैंडेड। इनके अंदर क्या होता है? कोइलिंग होती है। क्या होती है? ऐसे ही इनको आपस में घुमा देते हैं, जैसे दो धागे लेना, ठीक है, धागों को ऐसे पकड़ना अलग अलग, फिर उनको राइट घुमाना, राइट हैंडेड, ठीक है। तो ऐसे इनको जब घुमाया गया दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं को लेके, तब ऐसा हमें डीएनए देखने को मिला, ठीक है। अब ये आपस में डीएनए जुड़े किससे होते हैं? नाइट्रोजन के साथ से। इसलिए हम बोलते हैं कि डीएनए की बैकबोन, डीएनए का जो आधार होता है, ये जो आधार है, ये जो मेन संरचना है, ये तो कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? शुगर और कौन? शुगर और फॉस्फेट, ठीक है। और इनके अंदर की तरफ होता है कौन? नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी बेस। वो क्या करते हैं? आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट आ गया समझ में? कि दो अलग अलग पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं थी, उनको राइट हैंडेड कोइलिंग करवाई, घुमाए, तो वो एक दूसरे के ऊपर आ गए। अब इनके अंदर क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। अंदर की तरफ क्या होते हैं? बताया नाइट्रोजनी क्षार। अब नाइट्रोजनी क्षार आपस में क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे यहाँ एडेनिन है और यहाँ थाइमिन है, ऐसे, ठीक है। तो हम बोलते हैं, जिसको लिखना है वो लिखो, ये है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसका आधार शर्करा व फॉस्फेट का बना होता है। लिख लिया? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का मिलकर बना होता है, जिसका आधार शर्करा और फॉस्फेट का बना होता है। वह क्षार, क्या? नाइट्रोजनी क्षार अंदर की ओर प्रेक्षित होते हैं या देखने को मिलते हैं। अब दूसरा देखते हैं, दोनों जो श्रृंखलाएं होती है, ये जो दोनों श्रृंखलाएं हैं, इनकी जो पोलैरिटी होती है, यहाँ अगर 5' ग्रुप है, क्या 5' ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है, और यहाँ पे अगर ये कैसी संरचना, यहाँ इसको बोलेंगे 3' हाइड्रोक्सी ग्रुप। देखा था ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला के अंदर पीछे, तो यहाँ 3' पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है 3, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये बोलते हैं वॉटसन और क्रिक कि इनकी जो ध्रुवीयता होती है वो जस्ट अपोजिट होती है। ये अगर प्राइम 5 to 3 है ये रज्जु, तो ये रज्जु कैसा होगा? 3 to 5 अपोजिट होगा। यहाँ डायरेक्शन सेम करके दी होगी। तो हम बोलते हैं दो श्रृंखलाएं प्रति समांतर ध्रुवीयता रखती है, रख रही है दोनों प्रति समांतर। अरे यहाँ इसकी 5 है तो इसकी तरफ है, यही है संरचना। दूसरी यहाँ इसकी 3 है, यहाँ इसकी 5। ध्रुवीयता प्रति समांतर होती है, एंटी पैरेलल होती है। दूसरा चीज देखते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि एक श्रृंखला में ध्रुवीयता 5 से 3 है, तो दूसरी के अंदर ध्रुवीयता कैसी होगी? 3 से 5 होगी। आगे यहाँ तक तो अब देखते हैं, दो रज्जुओं के बीच में आपस में हाइड्रोजन बनते हैं, हो गए समझ? युग्मित हो रहे हैं दो हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो वापस दिखाता हूँ तुम्हें एक्चुअल में, ये बैकबोन तो समझ में आएगी। अब देखते हैं नाइट्रोजन क्षार का, कि नाइट्रोजन क्षार कैसे आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं और जोड़ रहे हैं। जैसे यहाँ ये एडेनिन है, ये शुगर से जुड़ता है, थाइमिन आ गया, या ग्वानिन, ये साइटोसिन, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फेट से जुड़ रहा है। नाइट्रोजन क्षार किससे जुड़ता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है ना नाइट्रोजन क्षार, किससे? पेंटोज, उससे पेंटोज शुगर से, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्षार ये कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ध्यान रखना, पहली वाली क्लास में पढ़ाई हुई है ना। तो एडेनिन और जो थाइमिन होता है, ये आपस में दो हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन और जो साइटोसिन, अकॉर्डिंग टू चारबाग रूल। अभी हमने चारबाग रूल देखा ना, उसके अंदर बताया था कि एडेनिन और थाइमिन किससे जुड़ता है? दो हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। एक बार ये नोट कर लो। बाकी हम देखते हैं कि आगे इसके अंदर पिरिमिडिन प्यूरिन किस रेशियो के अंदर रहता है। आगे समझ में
यहाँ तक कोई डाउट हो तो वो पूछो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो तुम। दूसरी चीज़ अब देखो, प्यूरिन और पिरिमिडिन, अभी जो ये नाइट्रोजन क्षार है इनका रोल क्या होता है, मेन क्या इनका रोल क्या होता है, ये यहाँ क्यों है, ये क्या काम कर रहे हैं। ये जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ये काम ये करते हैं। प्यूरिन एक तो प्यूरिन और पिरिमिडिन दिख रहा होगा तुम्हें, प्यूरिन और पिरिमिडिन जो होंगे उनकी मात्रा समान रहेगी डीएनए के अंदर, क्या रहेगी, प्यूरिन और पिरिमिडिन की मात्रा समान रहती है। और एक चीज तुम्हें दिख रही होगी, ये क्या है, पिरिमिडिन और ये क्या है, प्यूरिन, जो एक दूसरे के अपोजिट साइड विपरीत साइड में है। तो हम क्या बोलेंगे, प्यूरिन और पिरिमिडिन जो होते हैं एंटी पैरेलल, ये एंटी पैरेलल ये विपरीत होती है। अरे यार ये प्यूरिन और पिरिमिडिन, इस हम बोलने का मतलब ये है कि पिरिमिडिन के जो सदस्य हैं और जो प्यूरिन के सदस्य हैं वही जुड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो पिरिमिडिन के सदस्य हैं आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कि प्यूरिन और पिरिमिडिन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब एक चीज देखते हैं हम कि एडेनिन और थायमिन जो होता है, क्या एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और जो साइटोसिन है, इनके बनते जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इनका थोड़ा एंगस्ट्रॉम वगैरह कोण वगैरह देख लेते हैं। देखो बाकी ऐसे तुम्हारा इतना है नहीं, एक्स्ट्रा में बता दो, ठीक है। ऐसे तो ये ऊपर वाला बॉन्ड होता है, इसका एंगस्ट्रॉम है 2.8 एंगस्ट्रॉम। इस वाले बॉन्ड की जो वो होती है पोलैरिटी जो बोलेंगे हम, वो होंगे 3.0 एंगस्ट्रॉम। इस वाले बॉन्ड के लिए बोलते हैं 2.8 एंगस्ट्रॉम, इस वाले बॉन्ड के लिए बोलते हैं 2.9 एंगस्ट्रॉम, तो इसके लिए बोलते हैं 3.0 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इतना ये सब चीजें याद रह जाएंगी। एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और इनके मैंने एंगस्ट्रॉम के अंदर डिस्टेंस भी लिखती है, इतनी डिस्टेंस होती है इनके बीच के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे कि नाइट्रोजन क्षार क्या काम कर रहे हैं, पेंटोज, वो जो शुगर और फॉस्फेट तो आधार बना रहा है डीएनए के लिए न्यूक्लियोटाइड्स होगा, ठीक है। और जो नाइट्रोजन क्षार है क्या कर रहे हैं, डीएनए को एक समान दूरी पर बनाए रखती है। इनकी जो डायमीटर है, ये जो दूरी होती है, इनको हम अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ये इनकी दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इस दूरी को ये क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, ठीक है। और आज का लेक्चर यहीं विराम देते हैं इसको। बाकी अब हर बार तुम्हें बोलने की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा सा समझ में आ रहा है, सब चीज़ें सभी को समझ में आ रही है, बढ़िया रेस्पॉन्ड हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अधिक से अधिक शेयर करो, जो भी आपके साथ के दोस्त रिलेशन में जो भी हैं पढ़ने वाले, उनको भेजो ताकि वो उनको भी कुछ हेल्प हो सके, ठीक है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। दूसरी चीज़, हमने एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को लिए बोला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और ICR के जो बच्चे हैं उनके लिए एग्रीकल्चर की क्लासेज हमारे ऐप से जो ये वीडियो आएगा इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, ठीक है। और अगर तुम्हें बायो में कोई डाउट है तो हमारे चैनल के नाम से ही एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी तुम डाउट पूछ सकते हो, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी तो आपका सपोर्ट चाहिए, करो, चलो ठीक है।